हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की राजनीति विज्ञान। इसमें हमारी वर्कशीट नंबर है 64 और डेट है 10 दिसंबर। इसमें बेटा हमें जो हमारी वर्कशीट है ये संघवाद चैप्टर से बनाई गई है, जिसमें कुछ रिवीजन शीट बनाई गई है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो हमारे क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस, और इसके अंदर हमें एक पैसेज दिया गया है। उस पैसेज से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हमें बेटा क्वेश्चन आंसर्स को अपने स्टार्ट करते हैं। बेटा ये जो वर्कशीट आती हैं आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, इसीलिए इन वर्कशीट को सभी बच्चे ज़रूर करें। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया? तो बेटा इसका आंसर है, भारतीय संविधान में केंद्र सरकार राज्यों के बीच शक्ति बंटवारा किस प्रकार किया गया। इसका जो हमारे 4 पार्ट्स किए गए हैं, जैसे संघ सूची देख सकते हैं आप, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियाँ। इसके अंदर कैसे डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए गए हैं, जैसे प्रतिरक्षा, संघ सूची के अंदर है हमारे प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, राष्ट्रीय महत्व के विषय, और राज्य सूची के अंदर पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, प्रांतीय महत्व के विषय, और समवर्ती सूची के अंदर हमारे आते हैं शिक्षा, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, और अवशिष्ट शक्तियों में आते हैं वे विषय जो ऊपर के 3 सूचियों में नहीं है तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। और बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन है, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर हो जाता है। दूसरा, लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना है। तीसरा, स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना संभव हो जाता है। और पॉइंट 4 है, सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाना। और पॉइंट 5 है, स्थानीय शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के अनुरूप है। मीन्स बेटा अगर स्थानीय लेवल पर हमारी सरकार नहीं होगी तो हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर बड़े लेवल तक नहीं जा सकते, और उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसीलिए स्थानीय सरकारें जो होती हैं ये हमारे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की, रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स को छोटे लेवल पर ही सॉल्व कर देती हैं, और जिससे लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट भी कर पाते हैं और ये भी देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हमारी जो स्थानीय सरकार है वो हमारे फ्यूचर के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, मीन्स उससे हमारा डेवलपमेंट होगा या नहीं। अब क्वेश्चन 3 है बेटा, संघवाद से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखें। तो बेटा संघवाद से बेसिकली जो इसका निचोड़ है वो ये है कि संघवाद के अंदर हमारी जो सरकारें हैं वो 3 लेवल्स पे डिवाइडेड है, मेनली 2। पहला केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके बाद हमारी जो ये स्थानीय सरकारें आती हैं। तो बेटा उसी के लिए मतलब मेन जो है यही 2 पॉइंट्स इसमें लिखने के लिए। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। संघवाद से अभिप्राय है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न आनुषंगिक साधिक इकाइयों राज्य सरकारों के बीच बटी होती है। मीन्स केंद्र सरकार और उससे छोटे लेवल राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, उनमें शक्तियां बटी होती हैं। उदाहरण के लिए संघात्मक शासन में 2 स्तरों वाली सरकारें काम करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और उदाहरण जैसे भारत और अमेरिका आदि में है। क्वेश्चन 4, संविधान में संघ शब्द का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन भारतीय संघ संघों के सिद्धांतों पर आधारित है, कथन स्पष्ट करें। भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय 3 स्तरों पर सरकारें हैं। दूसरा, भारत में एक लिखित एवं विस्तृत संविधान है। तीसरा, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा जाना। और पॉइंट 4, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अधिकार है। बट इन चारों पॉइंट से क्लियर होता है कि भारतीय संघ जो है संघों के सिद्धांतों पर ही आधारित है। क्वेश्चन 5, 1990 से पहले और बाद में केंद्र राज्य संबंधों का विश्लेषण कीजिए। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों की अनदेखी करने की कोशिश की, और यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद से यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में
देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। क्योंकि बेटा इसके अंदर मेनली ये बताया गया है कि जब पहले केंद्र सरकार जो थी राज्य सरकारों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, परंतु धीरे धीरे जब टाइम बदला, टाइम बदलने के साथ साथ राज्य सरकारों को भी अपनी फ्रीडम दी गई, उनको भी अपनी शक्तियाँ दी गई, जिससे वो एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें और अपने अपने कार्यों से जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल बने रहें। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा है अब 6। 1992 के संवैधानिक संशोधनों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा भारत में स्थानीय सरकारों की स्थापना हुई। तो बेटा इसका आंसर है, इसके हमने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से करवाना अनिवार्य हो गया, कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई और हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। और पॉइंट 4 है, राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों को देना पड़ा। क्वेश्चन 7 बेटा, भाषा नीति की चुनौती का सामना भारत में किस प्रकार किया गया। पॉइंट है पहला इसका, भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना देकर हिंदी और अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। पॉइंट 2, अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई, विशेषकर गैर हिंदी भाषी प्रदेशों को देखते हुए। तीसरा, सभी राज्यों की मुख्य भाषा का विशेष ख्याल रखा गया। इस तरह से बेटा हमारा क्वेश्चन 7 भी हो जाता है। अब हम क्वेश्चन 8 पढ़ेंगे। गठबंधन सरकार में शक्तियों की साझेदारी किस प्रकार की जाती है। बेटा गठबंधन सरकार किसे बोलते हैं, जिसमें कुछ अपने जो दल होते हैं वो मिलकर सरकार बनाते हैं, उसको बोलते हैं गठबंधन सरकार। 1990 के बाद से देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, छोटे छोटे दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, मीन्स जैसे एक सरकार, एक हमारा दल है, उसको ज़्यादा वोट नहीं मिले, थोड़े से, जैसे 50% किसी को मिले, 30% किसी को मिले, 20% किसी को मिले। अब लेकिन जीतता वही टीम है, जीतती वही टीम है जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी सरकार बनाने के लिए आपस में हाथ मिला लेते हैं, मीन्स अपना गठबंधन कर लेते हैं। तो इससे गठबंधन सरकार बनती है। क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति शुरू हुई। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज प्रणाली की किसी भी 2 उपलब्धियों और किसी भी 2 चुनौतियों के बारे में बताइए। सबसे पहले बेटा मैंने लिखी है उपलब्धियाँ। समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निपटारा हो जाना, स्थानीय स्तरों पर सरकारों का गठन, तीसरा समय तथा धन की बचत। अब इसी तरह बेटा जिस तरह हर चीज़ के पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, तो इसके अंदर उपलब्धियां भी हैं तो चुनौतियां भी हैं। जैसे गुटबंदी की शुरुआत, मीन्स इसमें स्थानीय सरकारों पर पंचायती प्रणाली, मीन्स गुटबंदी के भी कुछ मतलब केसेस हो सकते हैं, जैसे आपस में मिलकर वो मतलब एक लीडर की तरह काम करने लगे और जनता की ना सुने, इस तरह भी हो सकता है। अधिकारियों की मनमानी हो सकती है, जो उन पे हेड है, जो वहाँ पर विलेज में पंचायत सरपंच बने हैं, वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। तीसरा जागरूकता का अभाव। तो इस तरह से बेटा इसकी उपलब्धियां और चुनौतियां लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति है, स्पष्ट कीजिए। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। इट मीन्स मतलब लोगों के साथ उनको ज़बरदस्ती उनको हिंदी उन पर थोपी नहीं जा सकती। जो वो भाषा बोलना चाहते हैं वो भी उनको बोलने के लिए सरकार लचीली व्यवस्था रखती है। भारतीय नेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया है, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए हैं। तो इस तरह से बेटा भारत सरकार जो है हिंदी को बढ़ावा देती है, पर किसी के साथ उस पर हिंदी भाषा को थोपती नहीं है। अब बेटा हम आगे, हमारा पैसेज है, हम पैसेज पढ़ेंगे। अनुच्छेद को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। बेटा इसमें यही बताना चाह रहे हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में जो हमारी शक्तियां हैं वो बटी होती केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों की स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दिनों-दिन मीन्स डेली बेसिस के काम को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। मीन्स केंद्र सरकार अपना काम करती है और राज्य सरकार अपना काम करती है। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था ठीक उलट है। मीन्स एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि सारी शक्तियाँ एक ही टीम या एक ही मेंबर के हाथ में होती है, पर संघीय शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। और एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेही होती है। मीन्स ये दोनों ही सरकारें अपना अपना अलग अलग कार्य करती हैं और किसी एक दूसरे के काम में ये कोई अड़चन भी नहीं डालती हैं। प्लस ये दोनों अपना काम ईमानदारी से करती हैं क्योंकि जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी। अब बेटा इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन हैं, उसके आंसर्स दिखा देती हूँ। अपने शब्दों में संघवाद को परिभाषित करें। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों राज्य सरकारों के बीच बटी होती है उसे संघवाद कहते हैं। तो बेटा इसमें हमें संघवाद का मीनिंग वैसे इजीली समझ में आ गया है। ऐसी सरकार जो 2 भागों में बटी होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 2, सरकार के एकात्मक रूप से आप क्या समझते हैं? एकात्मक व्यवस्था बेटा वो होती है जिसमें सारी शक्तियां एक ही टीम या एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। मीन्स बाकी सारी इकाइयां उसी को फॉलो करती हैं। क्वेश्चन 3, भारतीय संघीय सरकार का कौन सा रूप है? संघीय व्यवस्था में सत्ता केंद्रीय सरकार और अन्य सरकारों में बटी होती है, तो यहाँ पर हमारा जो है संघवाद है। क्वेश्चन 4, ऊपर दिए गए अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा इसका आंसर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और आप जो मैंने लिखा है वो भी लिख सकते हैं। संघ सरकार 2 या 3 स्तरों वाली होती है, यह आप क्लियर हो चुका है वर्कशीट पढ़ने के बाद। विभिन्न स्तरों की सरकारें हैं, एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं, परंतु उनके अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। संविधान से इन विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र का विवरण दिया होता है ताकि किसी आपसी संघर्ष की कोई संभावना न रहे। मीन्स केंद्र सरकार अपना काम करे और राज्य सरकार अपना काम करे। तो इस तरह से बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।